हाँ तो बताओ कल कहाँ तक पढ़ लिया, कहाँ तक हो गया? अनुच्छेद नंबर 39 क्या बता दिया क्या? तो अपन देखो एक बार जितना भी पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद उससे आगे पढ़ेंगे। तो अपना चला था भाग नंबर कौन सा? भाग नंबर 4 की बात कर रहे थे, भाग नंबर 4। और भाग नंबर 4 में अपन को उल्लेख किसका मिलता है? अनीति निदेशक तत्व। किसका उल्लेख है भाई? अनीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए भाई? आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से लिए। अब पूछ ले कि इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 है। कहां से कहां तक है भाई? 36 से लेकर 51 तक किसका उल्लेख है? नीति निदेशक तत्व है। बताया था नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? सरकार को सुझाव देने होते हैं। सरकार अगर उसकी पालना करती है तो आने वाले टाइम में सरकार दोहराई जाएगी, अगर नहीं करती है तो क्या हो जाएगा? आने वाले समय में उसका पतन हो जाएगा। एक स्टेटमेंट और बताया था शायद आपको, केटी साहे का स्टेटमेंट क्या था? उस बैंक उस चेक के समान बताए जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, ठीक है? नीति निदेशक तत्व। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। तो समिति कौन सी आती है? अतेज बहादुर सप्रू। कौन सी? अतेज बहादुर सप्रू समिति। क्लियर? और उद्देश्य क्या होता है इसका? लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना, जनता का कल्याण करना, इसका उद्देश्य होता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं। अनुच्छेद नंबर 36 किसका उल्लेख था? राज्य की परिभाषा। उसके बाद 37 में किसका उल्लेख था? ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है, अपरिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 38, इसमें क्या बताया? सरकार जनता का कल्याण करेगी। कैसे? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से जनता का कल्याण करेगी, ये इसमें उल्लेख है। उसके बाद बताया 38(1), इसमें क्या बताया? प्रतिष्ठा व अवसर की असमानताओं को दूर करना, ये इसमें बताया। उसके बाद बताया अनुच्छेद 39 बताया ना? 39 बता दिया था क्या कल? अनुच्छेद 39 इसमें क्या बताया? असमान काम के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान वेतन की बात की गई। और 39 कै में किसका उल्लेख है? निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। क्लियर? याद रहेगा। उसके बाद देखो आज का अपन अध्याय आगे से स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 40 की। कौन से की? अनुच्छेद नंबर 40। अब पूछ ले कि अनुच्छेद नंबर 40 में किसका उल्लेख है? अब पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत जिसे समझते हो क्या? अपने ग्राम पंचायत होती है, 2 गांवों की लगती है, 3 गांवों की लगती है पंचायत। तो इसमें बात की गई ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। क्लियर? अब देखो बात ये आती है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, ये बात कही गई है। कोई सरकार करे ना या करे वो उसकी मर्जी है। अब देखो महात्मा गांधी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया कि किसका गठन किया जाना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों का अंतर समझो कि गांधी जी चाहते थे कि ग्रामीण स्तर का विकास हो। एक देश का विकास कैसे संभव है? जब ग्रामीण लोग विकसित होंगे ना, उसके बाद देश का विकास संभव है। अब भीमराव अंबेडकर कहते कि ये पैसा ग्रामीणों तक नहीं पहुंचेगा। और सेम आज भी वही चल रहा है। अपने डायरेक्ट यहां तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। सरकार ऊपर से पता नहीं कितनी स्कीम, कितनी योजनाएं आती हैं, लेकिन आम जनता तक वो नहीं पहुंच पाती। उसका कारण क्या है? बीच में दलाल बहुत है, पैसे खा जाते हैं बीच में। उसी तरीके से देखो एक साइड से देखे तो भीमराव अंबेडकर ने भी सही कहा कि ऊपर के पैसे नीचे तक नहीं पहुंच पाते। अब महात्मा गांधी कह रहे हैं कि गांव का अपन को क्या करना है? विकास करना है। और गांव का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी, ठीक है? अब उसके बाद सारे विचार विमर्श करके किसका गठन कर दिया जाता है? ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया जाता है। अब देखो एक चीज यहां से समझना आप, ग्राम पंचायतों का गठन सरकार चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो ना करे। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन को यहां से निकालकर अनुच्छेद 243 कै में डाल दिया गया। कहने का मतलब अब ग्राम पंचायतों का गठन होगा। यहां था तब तक तो क्या था? एक सुझाव था। लेकिन अगर इससे बाहर निकल के इसका प्रावधान कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्राम पंचायतों का गठन होगा। क्लियर? अब पूछ ले कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत लागू कहां होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम लागू
अब बगदरी ग्राम पंचायत नागौर में, कहां भाई, अब बगदरी ग्राम पंचायत, और ये कहां पड़ती है, नागौर में पड़ती है। और नागौर कहां पड़ता है भाई, अपने राजस्थान की बात करें तो पूछ ले, ग्राम पंचायत सर्वप्रथम लागू होती है, कहां होती है, बगदरी ग्राम पंचायत नागौर में। और कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू होती है भाई, 2 अक्टूबर और 1959 को। और पूछ ले, इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है, 72वां संविधान संशोधन के तहत इसको इससे बाहर निकाला जाता है और 243 कै में इसको ऐड किया जाता है। क्लियर, याद रहेगा। तो ग्राम पंचायतों का मतलब समझ में आ गया क्या, अनुच्छेद नंबर 40 में उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन इसलिए किया जाता है कि गांव विकसित हो, गांव का डेवलपमेंट हो, उसके लिए किसका गठन किया जाता है, ग्राम पंचायतों का। अब इसको देखो, ये सजेशन था, यहां से निकाल के इसको कहां डाल दिया, अनुच्छेद 243 के। अब 72वां संविधान संशोधन होता है। और पूछ ले, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कहां लागू होती है, तो क्या बताओगे, बगदरी ग्राम पंचायत नागौर में लागू होती है। और कब, 2 अक्टूबर 1959 को। याद रहेगी ये बात, क्लियर है। लिखो अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। क्लियर। अब नीचे लिख देना, सर्वप्रथम लागू, लिखो नीचे, ग्राम पंचायत की बात करें ना, ग्राम पंचायत सर्वप्रथम लागू, बगदरी ग्राम पंचायत नागौर, बगदरी ग्राम पंचायत नागौर। और लिख देना 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर, उतार दिया क्या? ठीक है। उसके बाद लिख देना ग्राम पंचायत के ब्रैकेट में 243 कै, और लिख देना इसको कहां डाला गया, 243 कै में, थोड़ी जगह ऊपर तो लिख दो, ठीक है। ग्राम पंचायत जहां नाम लिखा है ऊपर एरो करके लिख दो, 243 कै में इसका उल्लेख है, ठीक है। ये तो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें तो केवल सुझाव दिया गया, मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है 243 कै में। अब आगे देखो, आगे एक ट्रिक आती है, अब वो है दमन, नाम आता है एक दमन। और इससे अपन को अनुच्छेद कौन कौन से क्लियर हो जाएंगे, 41, 42 और 43, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 41 की, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 41। अब इसमें कहा गया जैसे होती है दशा, विशेष दशाओं में प्रावधान, किसकी बात की गई है, विशेष दशाओं में प्रावधान, विशेष दशाओं में प्रावधान। आप समझो ये क्या होता है, इसको समझो। कहने का मतलब, विशेष कोई दशा है तो सरकार उसके लिए प्रावधान कर सकती है। जैसे बच्ची होती है, बच्ची को साइकिल दी जाती है विशेष दशाओं में। कोई विकलांग व्यक्ति है, व्हील चेयर दी जाती है तो विशेष दशा है उसकी। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो क्या है? वो विशेष दशाओं में उनका प्रावधान है। वृद्धा पेंशन दी जाती है, वो भाई बूढ़े लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। अब पता नहीं बेटे का सहारा हो या ना हो, आजकल पता ही है आपको बेटे कैसा सहारा बन रहे हैं, इस चीजों का तो पता ही है। तो उनके लिए होता है कि भाई ये अपने इस उम्र में कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए 1,500 रुपये जो सरकार को उचित लगता है पेंशन का प्रावधान करती है, जिसे अपन वृद्धा पेंशन बोलते हैं। विकलांग है, उनको व्हील चेयर देती है। अब विकलांग कहाँ से कमा के लेके आएगा, कोई नौकरी कर रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज कहाँ से पैसे आएंगे, मजदूरी कर नहीं सकता, और कोई डिपार्टमेंट में उसको लेगा नहीं, तो उसको भाई इधर उधर जाने में सावधानी हो, उसके लिए उसको क्या देते हैं, व्हील चेयर। अब बच्चा है, बच्चा इस उम्र में कमा भी नहीं सकता और पैसे की भी जरूरत है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए सरकार क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। लेकिन इस चीज की बाध्यता नहीं है, सरकार अगर चाहती है तो देगी, अगर नहीं चाहती है तो नहीं। अब देखो साइकिल बांटनी सरकार की मर्जी है, देगी तो देगी, नहीं नहीं देगी।
बेरोजगारी भत्ता है, सरकार देगी तो देगी, नहीं देगी। उसके बाद बात आती है वृद्धा पेंशन, जैसे राजस्थान हरियाणा में फर्क देख लो, अपने यहाँ 1,000 रुपये मिलते होंगे, वहाँ शायद 3-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो वो सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार कितना देती है या नहीं देती, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो विशेष दशाओं में प्रावधान, जैसे एग्जाम्पल वृद्धा पेंशन, क्या वृद्धा पेंशन, और क्या बताया भाई, अब बेरोजगारी भत्ता मान लो, है ना, अब बेरोजगारी भत्ता, ये आपको एग्जाम्पल बताएं, आपको वैसे समझ में आ जाएगा, है ना, बाकी बहुत से एग्जाम्पल वैसे भी बता दिए आपको। उसके बाद आती है अनुच्छेद नंबर 42, अनुच्छेद नंबर 42, अनुच्छेद नंबर 42, और 42 में द मैं आ रहा है, मैं नाम आ रहा है ना, इसमें दो नाम आते हैं, मनोचित दशा, प्रसूति सहायता। अब मनोचित दशा और एक नाम आता है अप्रसूति सहायता, अप्रसूति सहायता। अब देखो ये प्रावधान कैसे किए गए, अभी पीछे एक एग्जाम्पल था, रेलवे बोर्ड प्राधिकरण का एक एग्जाम्पल था, तो उसमें एक लड़की किसी पोस्ट पे थी, तो वो बार बार अपने अय्यन को लेटर लिख रही कि सर मेरे को डेंगू है और मैं हार्डवर्क नहीं कर सकती, तो मेरे को कहीं ना कहीं आप ऑफिस में काम करो, जब मेरी स्थिति सामान्य हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करो, जो मेरा काम है वो दे दो। समझ रहे हो क्या, तो भाई उसको समझना चाहिए था, उसने 5, 10, 15 बार उसको लेटर लिखे, लेकिन उसने सुनवाई नहीं की और उसके बाद उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। आगे बात समझ में। अब इसे बोलते हैं मनोचित दशा। अब देखो कहीं मौलिक अधिकार में नहीं लिखा हुआ कि अपनी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है तो अपन को रिलीफ छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं लिखा हुआ कहीं भी, लेकिन अगर वो चाहता तो उसको ऐसा प्रावधान करना चाहिए था। अरे क्या बात समझे, वो ड्यूटी पे भी आ रही है और कहीं ना कहीं उसको ऐसा डिपार्टमेंट दे देना चाहिए था जहां हार्ड वर्क नहीं होता, और जब स्थिति सामान्य लगे तो वापस भेज देना चाहिए था। कहने का मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए, जिस व्यक्ति की स्थिति खराब है उसको एक बार रिलीफ देना चाहिए। आगे बात समझे, ज्यादा तो दे देंगे तो दूसरे दिन ही मेरा सिर दुख है, मेरा माथा दुख है, पैर दुख है, तो तीसरे दिन ही छुट्टी रहेगी। थोड़ा स्टिक होना भी जरूरी है सरकार को, लेकिन इतना रिलीफ नहीं देना चाहिए कि जनता उसका गलत फायदा उठाए, लेकिन जहां जरूरत है वहां उसको देना चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब समझ गया ना कि मनोचित दशा क्या होती है। क्लियर, उसके बाद आती है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब ये होता है कि महिला जब गर्भवती होती है और गवर्नमेंट जॉब कर रही होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब करती है, और उस समय उसके लिए क्या प्रावधान किया जाता है, जैसे 9 माह में बच्चा होता है उनको, ठीक है, तो 3 माह पहले अवकाश और 3 माह बाद में उसको अवकाश दिया जाता है, और 3 माह बाद में उसको अवकाश दिया जाता है। क्लियर, ये बात समझिए। लेकिन ये प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, अगर चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो मना भी कर सकती है, लेकिन ये चीज मना करने वाली है नहीं, इसको समझना चाहिए सरकार को ना, और इसीलिए प्रावधान किया गया। अब देखो इसके साथ साथ, अब यह बात तो समझ इसको, क्या लुगाई नौकरी लागेड़ी तो मानस भी तो नौकरी लागेड़ो होगा ना, या तो समझ को थे यह बात, कोनी यह बात समझ में था रहे, क्योंकि छोरी नौकरी लागेड़ी है तो कॉमन सी बात है भाई, आदमी भी कोई कोई ढंगी पोस्ट पर हो गया, कोई न कोई बढ़िया बिजनेस करता हूँ, तो होता कि अगर आदमी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको 15 दिन पहले, भाई हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल में इधर उधर ले जाना हो और कोई काम हो, तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, 15 दिन बाद में उसको क्या दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो। आगे क्या बात समझ, तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, कहने का मतलब 1 महीने का अवकाश उसको भी मिलता है। ये बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि पहले तो इन्हें भी ना हॉस्पिटल में ले जानी पड़े और बाद में फिर बधाई संदेश प्राप्त हो, पार्टी पुर्टी भी करनी पड़े, इन्हें भी ना होटल में घूमना पड़े, दिल्ली थार बार को कांस कर दिया जा यार, छोरो हो गए थे पार्टी कौन दी, को नहीं हो जाएंगे, तो फिर 15-20 दिन इन्हें बिजी हो जाए, तो सरकार सारी समझे, सरकार जो चलाओ भांगे भी टापर हुए है ना, तो बान भी बेरो का पार्टी पुर्टी हुए बाद में, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है भाई, 15 दिन उसके बाद देखभाल भी करनी होती है ना, तो उसके लिए उसको 30 दिन की छुट्टी मिलती है। बात समझ में, तो ये बात समझ में आई कि आपको मनोचित दशा और प्रसूति सहायता क्या होती है, दोनों चीजें क्लियर होगी ना, इसका प्रावधान करना चाहिए अगर सरकार चाहती है तो। ये हो गया अनुच्छेद नंबर कौन सा अपना, 42। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 43। हाँ क्या बताएं, क्या हो गया, अच्छा ट्रिक बता रहे हो क्या, दे में ने का मतलब क्या है, अनुच्छेद नंबर 43, और ने से होता है निर्वाह योग्य मजदूरी, इसका मतलब क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी, इसको समझो, निर्वाह योग्य मजदूरी। अगर आप किसी से काम करवा रहे हो, किसी भी व्यक्ति से, जैसे आप घर बनवा रहे हो
और किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हो तो काम करवाओ, आप भी यही चाहोगे कि भी कम से कम अपनी मजदूरी लगे, लेकिन उसको लेके आते हैं तो कम से कम इतना वेतन देना होगा उसको कि उसका परिवार चल सके। अब आप चलो ठीक है मजबूरी में किसी इंसान को लेके आ गए, अब आप उसको बोल रहे हो कि मैं तो आपको एक माह के लिए सिर्फ 2,000 रुपये दूंगा, तो वो क्या नहीं है भाई, निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं है। आगे क्या बात समझ, 2,000 में आप भी समझ सकते हो कि एक घर नहीं चल सकता। तो कहने का मतलब दो जो व्यक्ति मजदूर है उसको निर्वाह योग्य मजदूरी, कहने का मतलब अपना जीवन यापन कर सके, कम से कम इतना वेतन तो उसको देना होगा या कम से कम इतनी मजदूरी देनी होगी, उसे बोलते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। अब उसके बाद एक 43 कै और आता है एक अनुच्छेद, इसमें घरेलू उद्योगों में भी व्यक्ति की या मजदूर की भागीदारी। अब वो कैसे, जैसे घरेलू कोई उद्योग भी हो सकता है या वो उससे रिलेट नहीं करे अपने काम काज से, जैसे अपने कोचिंग है, कोचिंग में मान लो कि अपन को एक्स्ट्रा क्लास लगानी है तो उसके लिए मैनेजमेंट भी चाहिएगा, कैमरामैन भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा, तो उसके लिए उसको देख रेख का काम होता है, उसको पहले बताना होता है। पहले दिन रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लगानी है तो शनिवार को स्टाफ को अवगत करवाना होगा कि सर अपन संडे को क्या लगा रहे, स्पेशल क्लास। अब अचानक से प्रावधान नहीं होता, अचानक से तो क्या डेली छुट्टी होती है। इसीलिए अगर मालिक के साथ साथ जो व्यक्ति मजदूर वर्ग है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए किसी काम में या बिजनेस में, ठीक है। और ये यहां बात किसकी की गई है, उद्योग की बात की गई है कि उद्योग में मजदूर लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब उनको भी काम काज के बारे में बताना चाहिए कि काम ऐसे होना है, समझ रहे हो क्या। अकेला व्यक्ति देश नहीं चला सकता, आ रही है की बात समझ में। कोई बड़ी कंपनी है तो उसका नेतृत्व अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें काम करने वाले कामगार हैं वो अलग अलग उसको संभालते हैं, ये बात कही गई और इसको अपना भी रखा है। जितनी भी कंपनी है अलग अलग देखो नीचे अधिकारी रखते हैं, अलग अलग लोग रखते हैं काम का मैनेजमेंट करने के लिए, है ना। तो वो ये है कि किसी भी काम के विकास में आम जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो देखो मैंने आपको ट्रिक में बताया दमन अनुच्छेद कौन कौन से, 41, 42, 43, एक बार फिर से बता देता हूं। 41 41 में किसका उल्लेख है, दया से अब मनोचित दशा। अब मनोचित दशा का मतलब है कि सरकार चाहे तो विशेष परिस्थितियों में कोई प्रावधान कर सकती है, जैसे बताया वृद्धा पेंशन बताया आपको, बेरोजगारी भत्ता बताया, और विकलांगों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है। क्लियर। उसके बाद आता है मैं 42, अब मनोचित दशा या प्रसूति सहायता। मनोचित दशा मतलब अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए रिलीफ मिलना चाहिए, और प्रसूति सहायता गर्भवती महिला है तो उसको भी अवकाश का प्रावधान करवाना चाहिए। उसके बाद अगला आता है 43, और 43 में क्या आता है नय, और नय का मतलब होता है निर्वाह योग्य मजदूरी। किसी व्यक्ति से अगर अपन श्रम करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, तो कम से कम उसको इतना वेतन दो कि उसका परिवार चल सके, घर चल सके। क्लियर। उसके बाद बताया 43 के कामगार में, घरेलू उद्योग में या किसी भी कामकाज में मान सकते हो, उसमें आम व्यक्ति की या मजदूर वर्ग की भागीदारी होनी जरूरी है। क्लियर। समझ में आ गया क्या, अनुच्छेद 41, 42, 43, 41, 42, 43। क्लियर। करें नोट डाउन, लिखो अनुच्छेद नंबर 41 41, अनुच्छेद नंबर 41, इसमें लिखो कुछ दशाओं में सरकार द्वारा प्रावधान, कुछ दशाओं में सरकार द्वारा प्रावधान। एग्जाम्पल वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। कोई दो एग्जाम्पल लिख दो जो आपका मन कर रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। लिख दिया। आगे लिखो आर्टिकल नंबर 42, अनुच्छेद नंबर 42, इसमें लिखो न्यायसंगत कार्य के लिए, न्यायसंगत कार्य के लिए मनोचित दशा व प्रसूति सहायता। न्यायसंगत का मतलब समझ रहे हो क्या, सही काम के लिए उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। न्यायसंगत कार्य के लिए मनोचित दशा व
प्रसूति सहायता, वह प्रसूति सहायता उपलब्ध करना या उपलब्ध करवाना, ठीक है, उपलब्ध करवाना। और वो काम कौन करेगा? सरकार करेगी। लिख दिया। उसके बाद लिखो आर्टिकल नंबर 43, अनुच्छेद नंबर 43। इसमें लिखो निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात कम से कम, अर्थात कम से कम इतना वेतन दिया जाए कि, कम से कम इतना वेतन दिया जाए कि अब परिवार चला सकें, परिवार चला सके, मतलब परिवार की आजीविका, उसके खाने पीने की पूर्ति कर सकें। अब लिखो आर्टिकल नंबर 43 के 43 के कुटीर उद्योगों के विकास में, कुटीर उद्योगों के विकास में अब मजदूर वर्ग की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी। लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अनुच्छेद कौन सा आएगा? 44, अनुच्छेद नंबर 44, ठीक है। देखो अनुच्छेद नंबर 44। अब देखो कि 44 में क्या प्रावधान, देखो 4 और 4 दोनों समान लग रहे हैं क्या? समान ही। तो इसमें उल्लेख आता है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। आप देखो समान सिविल संहिता से पहले एक दो नाम और आते हैं, मैं बताऊं आपको। एक दंड संहिता नाम सुना है क्या? दंड संहिता। अरे ये नहीं सुना होगा तो आचार संहिता तो नाम सुना होगा, हाँ, आचार संहिता। अब देखो मैं बताऊं क्या होता है, इसको बताऊंगा ना तब ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए बता रहा हूं। आचार संहिता ये कब लगती है? चुनाव में, चुनाव में कोई गलत काम ना हो जाए। दंड कब दिया जाता है? जब व्यक्ति कोई अपराध कर ले। और समान सिविल संहिता किसके लिए लागू है? और विवाह आदि के लिए। किसके लिए? विवाह आदि के लिए। तो समझ रहे हो क्या कहने का मतलब? आचार संहिता का मतलब चुनाव से संबंधित कानून व्यवस्था या उसमें कोई गड़बड़ी होने पर जो प्रावधान किया जाता है वो। उसके बाद बात आती है अपराध, अपराध करने पे दंड दिया जाता है तो दंड संहिता। विवाह आदि के जो कानून होते हैं उसे क्या बोलते हैं? समान सिविल संहिता। क्लियर? ये बात समझ में आई? अब देखो मैं बताऊं, असमान सिविल संहिता का मतलब ये होता है कि विवाह है, जैसे किसी ने विवाह किया, वो अपनी मर्जी से कैसे भी विवाह कर सकता है। कहने का मतलब राजपूत समाज में पहनावा कुछ और है, अपने सामान्य वर्ग में पहनावा कुछ और है। जैसे सिख धर्म में अलग से विवाह होता है अलग तरीके से, इस्लाम धर्म में अलग तरीके से वो कबूल कबूल पास में बैठा के 5 गवाह उधर रखते हैं लड़कियों वाले के पास, 5 उधर रखते हैं लड़कों वाले के पास। फिर वो उसको पूछते हैं कि कबूल है क्या, कबूल है 3 बार पूछते हैं। और वो देखो अपनी अपनी रस्में अलग हो सकती हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हिंदू धर्म में वो उठे बाहर घर चक्कर कटवा कर बोले ले तेरी होगी, है ना, यही चक्कर है। तो वो अलग अलग सिस्टम है अपने, वो अपने अलग अलग प्रावधान है, रस्में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कानून, तलाक के कानून और विवाह के कानून सब समान है। ये बात मेरी समझ रहे हो क्या? आप विवाह अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हो, आपके रीति रिवाज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में अगर एक डिवोर्स होता है तो चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, उसके लिए कानून बराबर है। ठीक है? तलाक का प्रावधान होता है वो उसके लिए कानून बराबर है। विवाह की जो शर्तें हैं वो बराबर है, आपकी रीति रिवाज अपने धर्म के हिसाब से अलग हो सकती हैं। ये चीजें समझ में, इसे बोलते हैं समान सिविल संहिता। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आता है गोवा। सबसे पहले लागू किसने किया भाई? गोवा ने। क्लियर? तो समान सिविल संहिता का मतलब समझ गए क्या? विवाह के लिए देखो अपनी प्रथाएं अलग हो सकती हैं, ठीक है,
अपन अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन विवाह की और तलाक की शर्तें कानून एक बराबर होंगे, चाहे वो भारत देश का नागरिक किसी भी धर्म का हो। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है आपको? ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 45, अनुच्छेद नंबर 45। अब देखो अनुच्छेद नंबर 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, किससे? 6 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे राज्य। क्या रखें? स्वास्थ्य का ध्यान रखे, कहने का मतलब उसके लिए प्रावधान करे, उसके देखरेख के लिए। आजकल तो गांव में खुल गए ना स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, देखे होंगे। तो क्या होता है भी, बच्चों का देखरेख होना जरूरी है। उसके बाद कहा गया कि अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य कोई बच्चा है तो उसके लिए किसका प्रावधान करें? शिक्षा का प्रावधान करें। अब एक बात बताओ, अब ये सिर्फ सजेशन है, कैसे है सुनो। अगर अभी किसी गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुला है, पहले नहीं था, सरकार ने चाहा तो खोल दिया और नहीं चाहा तो पहले नहीं था। आ रही है बात समझ? अब बात आती है स्कूल की। लगभग स्कूल तो काफी टाइम से, क्योंकि देश का शिक्षित होना जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, तो स्कूल। लेकिन अब भी कोई एक दो गांव ऐसा होगा जिसमें क्या स्कूल नहीं हो, तो क्या होता है भाई, वो सरकार चाहे तो उसका प्रावधान कर सकती है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, मैंने ये अनुच्छेद आपको पहले बताया, अनुच्छेद 21 कै में बताया। क्या अनुच्छेद नंबर कहाँ है भाई? 21 कै। और 21 कै में किसका उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो यहां तो 45 में तो क्या था, सजेशन था। अब लेकिन अब ये क्या होगी, बाध्यता होगी। आगे क्या बात समझे? कहने का मतलब स्कूल का प्रावधान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको नीति निदेशक तत्व से निकाल दिया गया और किस में डाल दिया गया? मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकारों में डाल दिया। इसलिए सरकार का अब दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। स्कूल खोल सके पकड़ पकड़ के न्यू को नहीं कटिंग राजा पटा दिया, निशो कोई प्रावधान को नहीं का अगला पकड़ के ले आऊंगा, गांव का सारा पकड़ के आ जाओ स्कूल में, नहीं। वो अभिभावक की जिम्मेवारी बनती है कि उन बच्चों को स्कूल तक भेजें और शिक्षा ग्रहण करवाएं। आगे क्या बात समझे? सरकार ऐसे नहीं होगा कि घर घर जाएगी, हाँ तेरे छोरे ने भेज दे, तेरे छोरे ने भेज दे, वो उनको कोई मतलब नहीं है, वो प्रावधान कर सकती है। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो इसमें क्या है भाई, इसमें 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और 6 से 14 वर्ष के मध्य है तो उसको क्या दी जानी चाहिए? अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया क्या? लिखो तो अब अनुच्छेद नंबर 44, अनुच्छेद नंबर 44। इसमें लिखो समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, नीचे और या अर्थात करके इसका अर्थ लिख दो। समान सिविल संहिता, और या अर्थात करके इसका अर्थ लिखो। सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें, सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान होंगी, विवाह एवं तलाक की शर्तें असमान होंगी। भले ही विवाह की, भले ही विवाह की रीतियां, जिसे अपन रीति रिवाज बोलते हैं ना, रीतियां अलग हों, भले ही विवाह की रीतियां अलग हों। लिख दिया? आगे लिखो अनुच्छेद नंबर 45, अनुच्छेद नंबर 45। अब देखो डायरेक्ट ऐसे लिख देना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य देखरेख, और ये प्रावधान कौन करे? सरकार करे, राज्य करे। दूसरा लिखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क
शिक्षा का प्रावधान, और ये भी कौन करे भाई? सरकार करे, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद कहां तक पहुंच गए? हाँ, 45। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 46। कौन सा आता है? अनुच्छेद नंबर 46। अब देखो अनुच्छेद नंबर 46 में कहा गए SC, ST और OBC के लिए सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। किसका प्रावधान कर सकती है अभी? आरक्षण का प्रावधान करे। अब कहने का मतलब है सरकार चाहे तो कर सकती है। SC को आरक्षण दे रखा है, ST को दे रखा है, OBC को दे रखा है, और अब तो जनरल को भी दे रखा है, EWS दे रखा है ना। EWS कौन सा संविधान संशोधन बताया था? 2019 में हुआ था संविधान संशोधन। कौन सा था? 103वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है? 103वां संविधान संशोधन। और कब होता है? 2019। विशेष रूप से उच्च वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़ापन के आधार पर क्या दिया गया था? आरक्षण 10% को। ठीक है, अगर सरकार चाहती है तो SC, ST और OBC को आरक्षण दे सकती है, वो अपनी मर्जी से, भले ही कितना दे, 10% दे, 15% दे, 20% दे, वो प्रावधान कर सकती है। और सरकार चाहे तो इस आरक्षण को क्या कर सकती है? खत्म भी कर सकती है। आ रही है क्या बात समझ? तो वो डिपेंड करता है सरकार पे। उसके बाद ये समझ में आ गया ना 46। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 47, 47। 47 में किसको बोली? AK-47 नाम सुने क्या? AK-47 है ना, अपनी सेना की सबसे खतरनाक राइफल है AK-47। खतरनाक है तो कहने का मतलब प्रिपेयर तो है ना। तो अगर व्यक्ति को AK-47 जैसा रहना है तो पोषायुक्त आहार लेना पड़ेगा। कहने का मतलब अच्छा खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 47 सबसे खतरनाक राइफल है, बंदूक है। आपको सबसे खतरनाक रहना है, उत्तेजित रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो अच्छा पोषण करना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बात की गई है पोषायुक्त आहार की बात की गई है। किसकी? अब पोषायुक्त आहार, और पोषायुक्त आहार का मतलब है कि जैसे नशे पे रोक, नशीली दवाइयों पे रोक, मादक पदार्थों पे रोक सरकार को लगानी चाहिए। वो सरकार की मर्जी है, लगाए ना लगाए, लेकिन सरकार नहीं लगा रही। आपको पता है ना क्यों नहीं लगाती? क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा इनकम किससे हो रही है? किससे हो रही है? शराब से हो रही है। किससे हो रही है? शराब से सर्वाधिक इनकम। अरे लॉकडाउन में नहीं सुना क्या? लॉकडाउन में सुना होगा, अचानक से ठेके खुले और उस ठेके से इतने की इनकम, उस ठेके से इतने की इनकम। तो सरकार को इन चीजों से बेनिफिट होता है। सरकार ऐसा काम कोई नहीं करेगी जिससे खुद को घाटा हो जाए। अरे ये क्या बात समझ में? अरे अपने पैर खुद कौन काटेगा? क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि लोग पिएंगे तो अपने को बेनिफिट होगा, काफी अपने पास पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए सरकार इस पे कभी रोक टोक नहीं लगाती। लेकिन बिहार सरकार में या बिहार राज्य में क्या है, सरकार शराब बैन कर दी है और काफी टाइम से चल रही है ना। हाँ, गुजरात में भी बैन है क्या? हाँ, तो देखो ऐसे धीरे धीरे अगर प्रावधान किया जाए तो अच्छी बात है ना। और नशीली दवाइयों का मतलब समझिए ना, मेडिसिन आती है, मादक पदार्थ होते हैं, उन पे रोक, जैसे नशे के जितने भी पदार्थ होते हैं उन पे रोक लगानी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार उसका प्रावधान करे। कहाँ से आ रहा है एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, कहीं से हो रहा है, उस पर ध्यान रखें। अगर आएगा ही नहीं अपने पास सामान तो नशा कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये बात समझ में? उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 48। अनुच्छेद नंबर 48 में कहा गया कि कृषि व पशुपालन, दो चीजें आती हैं, कृषि आती है और पशुपालन, दोनों ही आधुनिक तरीकों से की जानी चाहिए। अब पहले देखा होगा, पहले कृषि करते थे तो कितना खतरनाक काम होता था। एक काम को करने के लिए एक खेत में 10-15 तो मजदूर चाहिए। कोई आपने समझो ने 20 एक बीघा की खेती है, गुआर गुन बा रखे, तो बेन पाड़न खातर 10 एक मजदूर 10 एक दिन लागे, हाँ जज जाए कोई सलटा वो काम। और आज तकनीकी आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में सलटा देंगे सारा का सारा। अनाज एक तरफ है, बाकी का कचरा एक तरफ है ना। तो कहने का मतलब ये कि आधुनिक तरीके से खेती की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और बताऊं, पहले चावल की फसल थी। चावल कौन सी है, अरबी की या खरीफ की फसल है? हम्म,
खरीफ की फसल है, किसकी है? खरीफ की फसल है। अब चावल हर माह में होने लगा, हर माह का मतलब समझ गए, 24x7 का मतलब समझते हो क्या? वही कहने का मतलब पूरी वर्ष भर में बोया जाता है। ऐसी ऐसी किस्में बन गई चावल की, गर्मी में भी हो रही है, सर्दी में भी हो रही है। आगे क्या बात समझे? तो इसे क्या बोले, आधुनिक तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, उस पर शोध चलता है, अलग से एक बीज बनाए जाते हैं जो गर्मी में भी उत्पन्न हो सकता है और सर्दी में भी उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए, आधुनिक रूप से खेती की जानी चाहिए। क्लियर? ये चीजें समझ में आई है क्या? दोबारा से देखो, एक बार फिर बता देता हूं आपको। अनुच्छेद नंबर 46 46 SC ST OBC के लिए अगर सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। उसके बाद AK-47 याद रहेगा क्या? हाँ, तो आपको अगर खतरनाक रहना है तो पोषायुक्त आहार, अच्छा खाना लेना चाहिए। और उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? नशीली दवाइयों, मादक पदार्थ, शराब आदि पे क्या लगवानी पड़ेगी? रोक। वो सरकार प्रावधान करे तो उसकी मर्जी है, ना करे तो उसकी मर्जी है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 48, अनुच्छेद नंबर 48, कृषि व पशुपालन दोनों ही आधुनिक तरीके से होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? लिखो आर्टिकल नंबर 46 46। SC ST व OBC के लिए, SC ST व OBC के लिए आरक्षण या विशेष प्रावधान लिख दो। आरक्षण या ब्रैकेट में लिख दो विशेष प्रावधान करे, आरक्षण या विशेष प्रावधान करे, लिख दिया। उसके बाद लिखो आर्टिकल नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 47। इसमें लिखो पोषायुक्त आहार उपलब्ध करवाना। कहने का मतलब ये कि भाई कोई मिलावट नहीं आनी चाहिए, और आजकल आपको पता ही है सारी चीजों में मिलावट आ रही है। अब पोषायुक्त आहार उपलब्ध करवाना, और इसमें नीचे लिख दो नशीली दवाइयों, मादक पदार्थ व शराब पर रोक। नशीली दवाइयों, मादक पदार्थ व शराब पर रोक। नशीली दवाइयों, मादक पदार्थ व शराब पर रोक, लिख दिया। अब लिखो आर्टिकल नंबर 48, अनुच्छेद नंबर 48। लिखो कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन का संगठन, का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? एक बार अपन ने कहां तक पढ़ लिया? अनुच्छेद नंबर कहां? 48 तक हो गया। एक बार दोबारा से देखो, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। अनुच्छेद नंबर 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 37 में किसका उल्लेख है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। और अनुच्छेद नंबर 38 सरकार जनता का कल्याण करे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से। और 38(1) में क्या बताया? प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानताओं को दूर करना। अनुच्छेद नंबर 39 समान काम के लिए समान वेतन, पुरुष व महिलाओं दोनों को समान वेतन। और 39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता। और कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। 40 में किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 243(क) में ऐड कर दिया। और कौन सा संविधान संशोधन 72वें के तहत जोड़ा गया और सर्वप्रथम कहाँ लागू होता है? बगदरी ग्राम पंचायत नागौर, और 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद ट्रिक बताई, क्या बताई? दमन। अनुच्छेद नंबर 41 41 विशेष दशाओं में प्रावधान। वृद्धा पेंशन बताया, विकलांगों के लिए कोई प्रावधान कर सकती है, बेरोजगारी भत्ता। मैं
मैं से अनुच्छेद नंबर 42 में से होता है मनोचित दशा व प्रसूति सहायता। मनोचित दशा का मतलब बताया आपको क्या, भाई कोई फिजिकली दिक्कत है तो उसको कुछ विशेष छूट देनी चाहिए, और वो सरकार चाहे तो कर सकती है और ना चाहे तो ना करे। और मनोचित दशा, और दूसरा बताया प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता में बताया गर्भवती महिला को 3 महीने पहले अवकाश और जन्म के 3 महीने बाद अवकाश दिया जाता है। और अगर उसका पति भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो 15 प्लस 15 दिन, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में अवकाश दिया जाता है। क्लियर। और फिर लास्ट कौन सा था, 43, अनुच्छेद नंबर 43 नए। नए का मतलब निर्वाह योग्य मजदूरी, कम से कम इतना वेतन दिया जाए कि उसका घर चल सके या परिवार को चला सके। ठीक है। और 43 कै में किसका उल्लेख है, कुटीर उद्योगों में देखो आम जनता, सामान्य जनता या मजदूर वर्ग की भागीदारी होनी जरूरी है। अनुच्छेद नंबर 44 समान सिविल संहिता, एक चीज रहेगी उसमें, समान सिविल संहिता में नीचे जगह लिखो, नोट करके लिखो, दंड संहिता, नोट करके लिखो, एक चीज रहेगी, हाँ, दंड संहिता बराबर अपराध के लिए होती है। दंड संहिता किसके लिए होती है, अपराध के लिए। दंड संहिता अपराध के लिए, आगे सीधा अपराध लिखते ना। आचार संहिता चुनाव, आचार संहिता चुनाव हो गया अनुच्छेद नंबर 44। उसके बाद बताया अनुच्छेद नंबर 45 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद नंबर 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए स्वास्थ्य का प्रावधान करे, और 6 से 14 उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करे। उसके बाद बताया अनुच्छेद नंबर 46 SC ST OBC को विशेष प्रावधान या आरक्षण। 47 AK-47 जैसे आपको रहना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पोषायुक्त आहार का प्रावधान करे। कहने का मतलब सरकार की जितनी भी चीजें हैं उसमें मिलावट नहीं हो, और क्या नशीली मादक पदार्थों पर और दवाइयों पे उस पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद बताया अनुच्छेद नंबर 48 क्या, कृषि व पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से आधुनिकरण के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर, इतने तो इतना तैयार रखोगे, बाकी पढ़ाएंगे कल।